वालेकुम। एमडी कैट और ई कैट में फ़िज़िक्स की हम लोग तैयारी कर रहे थे। फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट, इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी की छोटी बातें थी, तमाम बातें वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ब्रैग्स लॉ, इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। लिहाजा आप उनसे कहना है कि आप हमारे प्रीवियस लेक्चर जो कि चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड है, मैंने अपलोड करके भेजा हुआ है, उसे आप देखें तो इंशाल्लाह थ्योरी की बातें और फार्मूले वगैरह आप लोगों को ज़हन नशीन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इस चैप्टर नंबर 9 में पास्ट पेपर के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं 20 टू 25 ईयर्स प्रीवियस, यानी यूँ समझ लें कि आपकी एज से भी 2 टाइम्स ग्रेटर देन आप तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो आप देखें फॉर एग्जांपल पहला एमसीक्यूज़ जो कि अभी कुछ अर्से पहले प्रीवियस पास्ट पेपर में मौजूद है, द ब्रैग्स लॉ फॉर मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज डैश। आपको ब्रैग्स लॉ के बारे में बताना है। तो ब्रैग्स लॉ के बारे में बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि ब्रैग्स लॉ क्या होता है। ब्रैग्स लॉ के अंदर जो भी हम लोग रेज इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी रेज होनी चाहिए, एक्स रेज होनी चाहिए। इसके अलावा हमें जो क्रिस्टल इस्तेमाल करना है वो क्या होना चाहिए, रॉक सॉल्ट होना चाहिए। रॉक सॉल्ट में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कॉमनली, सोडियम क्लोराइड। और इसके लिए जो फार्मूला आप लोगों को इस्तेमाल करना है, जो कि ब्रैग ने मालूम किया है, वो आपने याद रखना है, एम लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, या ये 2d साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, साइड चेंज हो सकते हैं। तो इस फार्मूले को आपने याद रखना है कि ब्रैग्स लॉ के अंदर 2d साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर रॉक सॉल्ट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और जो रेज इस्तेमाल की जाती है वो कॉमन रेज नहीं होता है, बल्कि कौन से रेज होंगे, एक्स रेज। ओके, नेक्स्ट आप देखें, द प्रोसेस इन विच लाइट बेंड्स अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डैश। वो तरीक़ेकार जिसमें रोशनी किसी भी शार्प एज से टकराकर अंदर की तरफ बैंड हो जाता है, इस अमल को क्या कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी दोबारा से इसी डेफिनेशन को प्रीवियस पास्ट पेपर में पूछा गया है। इस लॉ को क्या कहा जाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रोशनी किसी भी शार्प एज या ऑब्स्टेकल वाली अशिया से टकराकर इनर साइड की तरफ मुड़ जाता है, बैंड हो जाता है, और वो उसके जो किनारे होते हैं वो बिल्कुल रोशन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल रेजर ब्लेड के ऊपर अगर आप टॉर्च की रोशनी हिट करेंगे और वाइट पेपर पे अगर आप उसको ऑब्जर्व करें तो आप ये देखेंगे कि रेजर ब्लेड के जो एज होते हैं वो बिल्कुल आपको रोशन लाइनें नज़र आएंगी, ब्राइट लाइन नज़र आएगी। तो इस अमल को क्या कहा जाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन रिप्रेजेंट द वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट किस किस चीज़ से प्रूफ होता है, इनमें से कोई से भी नाम दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी ऑप्शन में हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी हो सकता है, या फिर पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी हो सकते हैं। ये तीनों प्रॉपर्टीज असल में वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में सिर्फ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो तो आप इस पर मार्किंग कीजिएगा, अगर सिर्फ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो तो आप इस पर मार्किंग कीजिएगा, और अगर पोलराइजेशन ऑफ लाइट हो तो आप इस पर मार्किंग कीजिएगा। और अगर ए में इंटरफेरेंस हो, बी में डिफ्रैक्शन हो, और सी में पोलराइजेशन हो, और डी पार्ट में लिखा हुआ 1, 2 एंड 3 ऑल, तो आप 1, 2 एंड 3 ऑल वाले पर मार्किंग कीजिएगा कि ये तीनों जो प्रॉपर्टीज है ये वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। ओके, नेक्स्ट देखें, द टेक्निकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट इन आवर डेली लाइफ इज। पोलराइजेशन ऑफ लाइट जिसको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ये ऑप्शन आपके एमसीक्यूज में मौजूद है 1 एंड 2, और फिर इसके बाद सी में लिखा हुआ है बोथ 1 एंड 2, तो आप बोथ 1 एंड 2 पर आप मार्किंग कीजिएगा। पहला क्या दिया हुआ है, द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस सच एज शुगर। शुगर का जिक्र हो तो इसके लिए भी है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और दूसरा क्या है, इन फोटोग्राफी टू इन्हेंस द इफेक्ट ऑफ स्काई एंड क्लाउड्स, आसमान और बादल, इन तमाम को इन्हेंस करने के लिए, इसे सही तरीके से बनाने के लिए और स्केचिंग करने के लिए भी पोलराइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन मौजूद हो और थर्ड में या फोर्थ में लिखा हुआ हो बोथ 1 एंड 2, तो आप बोथ 1 एंड 2 पर मार्किंग कीजिएगा। ओके, या इन दोनों में से कोई एक हो तो एक पर मार्किंग कीजिएगा, और अगर दोनों ऑप्शन में दिए हुए हो और इसके बाद वाले ऑप्शन में लिखा हुआ हो बोथ 1 एंड 2, तो आप बोथ 1 एंड 2 सी वाले पर मार्किंग कीजिएगा या ओवल बनाइएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा क्या दिया हुआ है, द रिलेशन फॉर एक्स रे डिफ्रैक्शन
इन एटॉमिक लेयर्स ऑफ क्रिस्टल विथ स्पेसिंग d इज डैश। ये बिल्कुल यही है जो यहाँ पर ब्रैग्स लॉ कहता है हमें m लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो इसके लिए दो तीन पहचान है, एक तो ये कि रॉक सॉल्ट का जिक्र होगा या किसी क्रिस्टल का जिक्र होगा जिसमें नमक इस्तेमाल हो सकता है, सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा एक्स रेज इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए जो कंडीशन है या जो फार्मूला है वो ब्रैग्स लॉ हमें बताता है m लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। और अगर नॉर्मल फार्मूला होता है या नॉर्मल अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल की जाए तो उसके लिए आप फार्मूला क्या यूज करेंगे, m लैम्डा इक्वल टू d साइन थीटा। तो वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाले टॉपिक में आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन इंटरफेरेंस बिटवीन थिन फिल्म्स अकर्स द पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट सर्कल्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन 2m प्लस 1 लैम्डा इज इक्वल टू 4nt। इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स ये क्या होता है? मिसाल के तौर पर हम लोगों ने देखा है कि अगर फर्श के ऊपर मोबिल ऑयल या फॉर एग्जांपल कोई कैरोसिन ऑयल या पेट्रोल वगैरह अगर स्प्लिट कर जाए, फैल जाए और उसके ऊपर अगर सूरज की रोशनी पड़ रही हो तो हम लोग ये देखते हैं कि उसके ऊपर कलरफुल बहुत सारे कलर्स हासिल होते हैं। रेड कलर, येलो, वायलेट, ऑरेंज, बहुत सारे कलर के आपको कॉम्बिनेशन उसके ऊपर मिलेंगे। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बहुत जगहों पर जाहिर होता है। इसी तरीके से अगर साबुन के झाग बन रहे हो तो उसके जो बबल बन रहे होते हैं बड़े से कपड़े के ऊपर या कहीं पर भी, तो आप ये देखते हैं कि उसके ऊपर भी कलरफुल बैंड हासिल होते हैं। इसी तरीके से आसमान पर बारिश के बाद या बारिश के उसी दौरान रेनबो बनता है, तो वो भी किसकी वजह से होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो इसके लिए जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। हम लोगों ने इंटरफेरेंस में प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए m लैम्डा इज इक्वल टू होता है m लैम्डा, लेकिन यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कंडीशन चेंज हो जाएगा। फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा? m प्लस हाफ होगा और डेस्ट्रक्टिव के लिए m लैम्डा होगा। और यहाँ पर आप देखिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? 2nt, 2nt। ये n एक्चुअल में क्या चीज़ है? ये n असल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल, फॉर एग्जांपल अगर ग्लास है तो उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको आप क्या कहेंगे? n कहेंगे। तो इसमें असल में कंडीशन चेंज हो रहा है। तो आप ये देखें कि वो कंडीशन जो नॉर्मल इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव के लिए था वो यहाँ पर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इस्तेमाल हो रहा है, और जो डेस्ट्रक्टिव में था वो किस में इस्तेमाल हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ड्यू टू फेस रिवर्सल, ड्यू टू फेस रिवर्सल। और यहाँ पर एंगल कितने बनते हैं बेटा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे मीडियम इस्तेमाल हो रहा है, तो मीडियम के लिए फॉर एग्जांपल वाटर सरफेस भी इस्तेमाल हो सकता है, फॉर एग्जांपल ग्लास भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ओके, तो इसके लिए कंडीशन चेंज हो जाती है। कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा या ब्राइट सर्किल के लिए क्या होगा? m प्लस हाफ लैम्डा इज इक्वल टू 2nt। यहाँ पर चूंकि आपके MCQs जो कि प्रीवियस पास्ट पेपर में मौजूद है उसने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। एक्चुअल में यही चीज़ है, यही चीज़ है, लेकिन आप देखें थोड़ी सी इसकी कंडीशन चेंज हो गई है। जहाँ आपने एलसीएम लेना है, जब आप एलसीएम लेंगे तो 2m प्लस 1 हो जाएगा ये, और अपॉन में जो ये 2 आ रहा है ये 2 यहाँ जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई में होकर 2 2 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इस अंदाज में लिखा हुआ हो 2m प्लस 1 लैम्डा इज इक्वल टू 4nt, या इस अंदाज में लिखा हुआ हो m प्लस हाफ लैम्डा इज इक्वल टू 2nt। तो ये दोनों कंडीशन किसके लिए है? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट सर्किल के लिए। और अगर यहाँ पे डार्क सर्किल का जिक्र होता तो फिर ये वाली कंडीशन आ जाएगी, m लैम्डा इज इक्वल टू 2nt। n मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल। नेक्स्ट MCQ जो कि आपके प्रीवियस पास्ट पेपर में मौजूद है, द रेंज ऑफ वेवलेंथ्स फॉर विजिबल लाइट इज बिटवीन दिस टू दिस। विजिबल लाइट से मुराद ये है कि वो रोशनी जो हमें दिखता है, जो हमें नज़र आता है, तो उसकी जो लेंथ है, वेवलेंथ की जो रेंज है वो आपको याद रखना होगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मीटर टू 7.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मीटर। ये वेवलेंथ जो है ये किस लाइट की है? ब्लू की है। और ये वेवलेंथ किसकी है? रेड की है। ये लोअर वेवलेंथ कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? हायर वेवलेंथ। एक मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर MCQs बुक से देखकर इंक्रीज किया है, ये भी आ सकता है इसकी जगह कि द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर विजिबल लाइट इज बिटवीन डैश हर्ट्ज टू डैश हर्ट्ज। तो यह आपने याद रखना है 3.9 एक्सपोनेंट 10 की पावर 14 हर्ट्ज टू 7.5 एक्सपोनेंट 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो आप ये देखें
कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स जिस लाइट की वेवलेंथ यहाँ पे ब्लू के लिए इस्तेमाल हो रहा है लोअर, तो यहाँ पर ये चीज़ चेंज होगा। अब ये रेड के लिए लोअर फ्रीक्वेंसी बन जाएगा और हायर किसके लिए फ्रीक्वेंसी बनेगा, ब्लू के लिए, क्योंकि बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बोथ आर रेसिप्रोकल होता है। तो इसीलिए देखें जो चीज़ यहाँ हायर पे है वो लोअर पे शिफ्ट हो रहा है और जो लोअर पे है वो हायर पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये दोनों रेंज आपने याद रखना है। वेवलेंथ की रेंज विजिबल लाइट के लिए ये है और फ्रीक्वेंसी की रेंज विजिबल लाइट के लिए ये और ये है, ये आपने याद रखना है। और ये किसकी है, रेड लाइट की है और ये ब्लू लाइट की है। जबकि वेवलेंथ के अंदर लोअर वेवलेंथ किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, स्मॉलर वेवलेंथ ब्लू लाइट के लिए, वायलेट भी होता है कभी कभी लिखा हुआ, और हायर वेवलेंथ किसके लिए आप यूज कर रहे हैं, रेड के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये आपने याद रखना है दोनों। नेक्स्ट देखें, फॉर्मेशन ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म ऑफ ऑयल एंड सोप इज ड्यू टू डैश। यहाँ पर मैंने एक इजाफा कर दिया है। एमसीक्यूज में सिर्फ ऑयल का जिक्र है, यहाँ पर मैंने साबुन या सोप का भी जिक्र कर दिया है, क्योंकि उसके ऊपर भी जो बबल बनते हैं उसके ऊपर भी कलरफुल बैंड कभी कभी दिखने में आता है। ठीक है, तो ये तमाम बातें किसकी वजह से होती हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स की वजह से होती हैं, या आपने याद रखें। एक्स रेज आर ऑल्सो नोन एज डैश। एक्स रेज जो होता है जिसका दूसरा नाम क्या है, रोंजन रेज। एक्स रेज का दूसरा नाम क्या है, रोंजन रेज, यह आपने याद रखना है। लाइट कैन बी पोलराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। लाइट को आप पोलराइज्ड कर सकते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रीवियस लेक्चर में मैंने उसकी डेफिनेशन लिखा है कि लाइट के अंदर मैक्सवेल ने ये कहा है कि ये लाइट एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं और इसके अंदर ट्रॉग और क्रेस्ट दोनों पाए जाते हैं, यानी वेव फॉर्म में लाइट चल रहा होता है, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में चल रहे होते हैं वेव फॉर्म में। तो पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी मदद से मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जो वेव ऑफ लाइट चल रहे होते हैं उन्हें हम यूनिट डायरेक्शन में या एक डायरेक्शन में तमाम वेव्स को शिफ्ट कर सकते हैं या ला सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। तो इस मेथड को या इस प्रोसेस को या इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। नंबर 1 आपने याद रखना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नंबर 2 डबल रिफ्रैक्शन, और नंबर 3 क्या है, रिफ्लेक्शन। अगर ऑप्शन में ये तीनों बातें मौजूद हो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डबल रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन, और फोर्थ में दिया हुआ हो आपके पास बोथ 1, 2 एंड 3 या ऑल ऑफ देम, 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ देम, तो आप किस पर मार्किंग कीजिएगा, 1, 2 एंड 3 तीनों ऑप्शन पे आपने मार्किंग कर देना है। ओके, तो इस तरह ये एमसीक्यूज कुछ हम लोगों ने देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं मज़ीद इसके आगे प्रीवियस पास्ट पेपर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊंगा। थैंक यू।